वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। तो बेटा अब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज का सलूशन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोज सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम पीरियड। इसका सलूशन है, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। उससे पहले हम लोग साइंटिफिक नहीं करते थे। उससे पहले हम लोग यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन था, मार्फोलॉजी पर बेस्ड था। ठीक है, इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया ट्री, श्रब और हर्ब में, और इन्होंने एनिमल को डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक जिसमें आरबीसी पाई जाएगी और एक जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाएगी। जिसमें आरबीसी पाई जाती है उसको ए नेमा कहते हैं, जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती उसको ए नेमा कहते हैं, याद रखिएगा। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक किंगडम प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया में बांटा। ठीक है, इसमें प्लांट और एनिमल रिस्पेक्टिवली रखे जाते हैं। और क्लासिफिकेशन डज नॉट क्लासीफाई यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट प्रोकैरियोट को इसमें ध्यान नहीं दिया गया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को ध्यान में नहीं दिया गया। फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गा और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी फंजाई, इनको अलग नहीं किया गया। इसीलिए ये सिस्टम जो था बहुत ही ये इनएडुकेट था। दस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, यानी समय समय पर इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किए गए। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने हर चीज को ध्यान दिया। ठीक है, ये बेस था 5 चीजों पर। फार्मूला है RCPMT। RCPMT का मतलब रिप्रोडक्शन, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फाइलोजेनी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इस पर बेस था। तो ये 5 क्राइटेरिया पर बेस था। 3 डोमेन वाला जो क्लासिफिकेशन था और 6 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन था वो दिया था कार्ल वूस ने। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है लेकिन सबसे एक्सेप्टेड 5 किंगडम वाला होता है। ठीक है, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, 2 डोमेन में रखा गया है। एक में आर्किया जिसमें आर्की बैक्टीरिया किंगडम आएगा, और एक में बैक्टीरिया नॉर्मल जिनमें मोनेरा आ जाएगा। और बाकी यूकैरियोट्स को थर्ड डोमेन यूकैरा में रखा गया है। थर्ड डोमेन में 4 वो किंगडम रखे गए हैं जो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का काम है विटामिन प्रोडक्शन करना, एंटीबायोटिक बनाना, चीज प्रोडक्शन करना, कर्ड प्रोडक्शन करना। कर्ड किसने बनाया था? लैब ने, यानी लैक्टिक एसिड बैसिलस। ये क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में भी मदद करते हैं और ह्यूमस फॉर्मेशन भी करते हैं। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? ये बायोगैस बनाता है, जैसे मेथनोजन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और किस में मदद करता है? बायो लीचिंग ऑफ माइंस में, बायो लीचिंग ऑफ माइंस में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डाइटम्स। सेल वॉल ऑफ डाइटम्स का नेचर क्या है? तो देखो, इन डाइटम्स द सेल वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। जो डाइटम्स होते हैं उनमें सिलिका होता है, सिलिका का बना होता है, और वो उसका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, और वो कभी नष्ट ना होने वाला पदार्थ है। और डाइटम्स जब मरते हैं तो अपनी सेल वॉल डिपॉजिट वो अपने हैबिटेट में छोड़ देते हैं, वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, उससे बन जाता है डाइटोमेसिस अर्थ। ठीक है, चौथा, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम और रेड टाइड सिग्निफिकेंट। देखो, एल्गल ब्लूम आर फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर। एल्गल ब्लूम हमेशा गंदे पानी में पाया जाता है, ये एक तरह का पोल्यूशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एल्गी की बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है, स्पेशली बीजीए की होती है, और कुछ ग्रीन एल्गी भी होती है वो ग्रो कर जाती हैं। इसकी वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है, पानी का बीओडी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी गंदगी बढ़ जाती है और डीजल ऑक्सीजन घट जाती है, और पानी में CO2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पानी में जो O2 है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो एक रेड कलर वाले पिगमेंट कंटेनिंग डाइनोफ्लैजिलेट है, जिसका नाम होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो होता है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है सी को, जिसको बोलते हैं रेड टाइड। और ये एल्गी जो होता है एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ये टॉक्सिन फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जहरीला होता है। ठीक है, हाउ द विरियाइड्स डिफर फ्रॉम वायरस। सोल्यूशन है, विरियाइड्स छोटे होते हैं, इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, लेकिन इनमें प्रोटीन की कोट यानी कैप्सिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। बट द वायरस में क्या हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों RNA हो सकते हैं, और इसमें प्रोटीन कोट पाई जाएगी। फिर है, विरियाइड्स स्मॉल होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू वायरस। तीसरा है, विरियाइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट वाइल वायरस इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको इफेक्ट कर देते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। 4 मेजर ग्रुप, इसका सोल्यूशन है, 4 मेजर ग्रुप में अमीबाइड है जिसमें अमीबा आएगा,
ठीक है, इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड वाले में जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, ये फ्री लिविंग हो या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं और इनका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होगा। ठीक है, सिलिएटेड वाले में देखिए क्या सिलिया होगा और ये सिलिया की मदद से ही अपनी बॉडी को एक्टिवली मूव करते रहते हैं, इसमें पैरामीशियम आ जाएगा। जबकि फ्लैजिलेटेड वाले में लिस्मानिया और ट्रिपैनोसोमा आता है। स्पोरोजोन्स में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे नोटोरियस एग्जांपल आएगा और इसमें क्या होता है, ये अपनी लाइफ साइकिल में स्पोर बनाते हैं और इसीलिए स्पोर लाइक फेज होती है और इसी की वजह से ये स्पोर्स इसी स्पोर की हेल्प से ये एक होस्ट से दूसरी होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसका मोस्ट नोटोरियस एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। सातवां है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। कैन यू थिंक सम प्लांट्स आर पार्सली हेट्रोट्रॉफिक? बिल्कुल पार्सली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट और कार्निवोरस प्लांट, ये पार्सली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और ये जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये शिकार क्यों करते हैं? ये स्मॉल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। ठीक है, वरना अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसलिए पार्सल हेट्रोट्रॉफ बोला गया है। इसमें आएगा यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और नेपेंथीज। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा को संड्यू बोलते हैं, नेपेंथीज को पिचर प्लांट बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट सिग्निफाई? तो सोल्यूशन क्या है, लाइकेन जो होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो फंजाई और एल्गी के मिलने से बनेगा। फाइकोबायोन्ट का मतलब होता है एल्गल कंपोनेंट, जबकि माइकोबायोन्ट का मतलब फंगल कंपोनेंट। माइकोबायोन्ट यानी कि जो फंगल कंपोनेंट है वो प्रोटेक्ट करता है एल्गी को फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। इसी तरीके से फाइकोबायोन्ट जो है वो खाना देता है, फोटोसिंथेसिस करता है और इस वजह से दोनों का काम चलता रहता है और लाइकेन का फॉर्मेशन हो जाता है। गिव द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लास किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। नंबर 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए फाइकोमाइसिटीज सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक होगा, एस्कोमाइसिटिक डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक और कैप्रोफिलस भी होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज सैप्रोफिटिक होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जबकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जूस्पोर द्वारा होता है जो कि मोटाइल होता है, ऐसा होता है, उसमें फ्लैजिला लगे होते हैं। एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आइसो एंड आइसो रूलगेमस तीनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ ए सेक्सुअल होता है स्पेशल टाइप के स्पोर से जिसको बोलते हैं कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बनते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जिस थैले में बनेंगे उसको एस्कस कहते हैं। ये 8 बनते हैं और लीनियर होते हैं। ठीक है, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है थ्रू द बडिंग और इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, तो इनमें सोमैटिक सेल ही आपस में फ्यूज कर जाती है जो कि जेनेटिकली अपोजिट स्ट्रेन वाली होती है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर जिस बॉडी के ऊपर बनते हैं उसको बोलते हैं बेसिडियम, और ये क्लब शेप होती है इसलिए इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होता है इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, और इसमें ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं जिसको कोनिडिया बोलते हैं। लिखा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, उसकी जगह लचीली पैलिकल की कवरिंग पाई जाएगी जो प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, 2 फ्लैजिला होगा, दोनों की लेंथ डिफरेंट होगी, एक छोटा एक बड़ा होता है। और चौथा पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक इन द प्रेजेंस इन द सनलाइट, यानी कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेंगे। और हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये शिकार करके खाने लगते हैं खाने को। फिर लिखा है गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस एंड रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम द कॉमन वायरल डिजीज। तो वायरस इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं शरीर के बाहर। ठीक है, और उसके अलावा जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए या आरएनए होगा, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता और ये हमेशा प्रोटीन की कोट के अंदर होते हैं। अगर वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, और अगर ये एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या आरएनए होगा। कैप्सिड इज दियर प्रोटीन कोट, इसकी प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। और जो क्या करता है, जो स्मॉल यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर बोलते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कॉमन वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स वायरस, हर्पीज वायरस और रेबीज वायरस। ऑर्गेनाइज एंड डिस्कस इन योर क्लास ऑन द टॉपिक द वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस है बेटा नॉन लिविंग करेक्टर है कि इसमें सेल नहीं पाई जाती। नंबर 2 क्या होता है, ये स्टोर नहीं किया जा सकता बॉटल में लाइक क्रिस्टल्स, स्टोर किया जा सकता है लाइक क्रिस्टल। तीसरा है देयर विल बी नो एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी लिबरेशन सिस्टम, ना तो एनर्जी स्टोर कर पाएगा ना लिबरेट कर पाएगा। और दे कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड की बॉडी के बाहर ये इनर्ट रहते हैं। लिविंग कैरेक्टर क्या है, होस्ट के स्पेसिफिक होते हैं। हर वायरस किसी न किसी को नुकसान पहुंचेगा। बताओ कोरोना वायरस किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इंसानों को ज़्यादातर। फिर लिखा द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होना लिविंग कैरेक्टर है। फिर उसके बाद एबिलिटी टू मल्टीप्लाई,
क्योंकि जब ये होस्ट के अंदर जाता है तो उनका एंजाइम यूज़ करता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, और दे हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीजन की तरह बिहेव करता है, और दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब 100% पैरासाइट होगा। ठीक है, म्यूटेशन इसके अंदर होता है। आप देख रहे हो कि जो कोरोना वायरस होता है उनमें म्यूटेशन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अपने आप को तेजी से जेनेटिक मटेरियल को वो चेंज कर ले रहा है, इसीलिए कभी ये वेरिएंट, कभी वो वेरिएंट, कभी डेल्टा वेरिएंट, कभी बीटा वेरिएंट, कभी ये। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।